इकोनॉमी के लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए इकोनॉमी के लिए मैं जो फास्ट आपका रिवीजन करा रहा हूँ उसमें आज हम वर्ल्ड बैंक देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक क्वेश्चन से लेके जो भी एडवांस क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किए हैं, साथ साथ में करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करता जा रहा हूँ। अगर आप लेक्चर्स सुनते हैं तो ये इस बार की परीक्षा साथ में आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक जिसको हम IBRD भी कहते हैं, और ये इंटरनेशनल बैंक है फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है पुनः निर्माण विकास के लिए। तो इस बैंक को क्यों बनाया गया? एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इकोनॉमीज़ को रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। तो इसलिए जो है एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में करीब 44 नेशंस मिले उसमें, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 3 इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। पहला इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे वो वर्ल्ड बैंक होगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे वो IMF होगा, और तीसरा जो हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे वो ITO होगा, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बन सका, IMF बन गया। हम IMF की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक बना जिसको हम IBRD कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक कब बना? तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो है के द्वारा इसको बना। अब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें बनी? एक IMF के बारे में सोचा गया, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक जिसे हम IBRD कहते हैं। तो ये दोनों का जो सेटअप हुआ है, इसीलिए इसको हम ट्विंस भी कहते हैं, ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड्स, मतलब दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। और यहाँ पे एक सबसे खास बात ये है कि ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ ये कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर US। तो US में मीटिंग हुआ, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया। तो वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया? वर्ल्ड बैंक इसलिए बनाया गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो इकोनॉमीज़ हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और इकोनॉमीज़ जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इकोनॉमीज़ के रिकंस्ट्रक्शन के लिए साथ में इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मिशन है वो ये है कि लॉन्ग टर्म जो लोन है, राइट, लॉन्ग टर्म जो लोन है, लंबे समय की अवधि के लिए जो लोन है सरकारों को दिए जाएँ। कौन सी सरकारों को दिए जाएँ? ये जो है जो लो और मिडिल क्लास इनकम के जो कंट्रीज़ हैं, राइट, जिनकी इनकम काफ़ी कम है, निम्न कह सकते हैं अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, या मध्यम अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जैसे कि मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज जिनको हम कहते हैं। तो उनके लिए लोन देता है। किस चीज़ के लिए लोन देता है? फॉर द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना है उसके विकास के लिए देता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको बताया। वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ? 1944 में। उसके साथ साथ IMF भी इस्टेब्लिश हुआ 1944 में। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो अपना काम करना चालू किया ये 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को इसने काम करना चालू किया। और सबसे खास बात है, इसका जो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है, और इसके जो कह सकते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 189 है इस समय, और इसके जो हेड हैं वो डेविड मालपास हैं। और ये जो वर्ल्ड बैंक है ये केवल अगर हम ऑर्डिनरी सेंस में कहें तो ये इट इज़ नॉट अ बैंक, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये एक बैंक नहीं है इन द ऑर्डिनरी सेंस, राइट, बट अ यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट। ये जो है गरीबी कम करने और विकास के लिए मदद करने के लिए जो है ये बैंक बना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके लिए ये एक फाइनेंशियल का सोर्स तो है ही, एक वित्तीय साधन तो है ही, साथ साथ में जो है ये टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको एक जानकारी दी कि वर्ल्ड बैंक का सेटअप कैसे हुआ है, विश्व बैंक कैसे बना है, जिसको हम IBRD भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, वर्ल्ड बैंक कह दो या IBRD कह दो। तो वर्ल्ड बैंक में टोटल जो है वो 5 कह सकते हैं कि इसके एसोसिएशन है, मतलब 5 इसमें इंस्टीट्यूशन हैं,
5 इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है। तो पहला खुद जो है वो क्या है, वो है आपका IBRD है पहला। तो IBRD का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1944 को हुआ है। यही मुख्य विकास बैंक, यही मुख्य वर्ल्ड बैंक है। इसका जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो है IDA, ठीक है। तो IDA बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था लोन देती है। किसको लोन देती है, जो गरीब देश है, राइट। किस लिए लोन देती है, इसलिए लोन देती है ताकि उनके यहाँ गरीबी कम हो, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने 2030 तक का टारगेट किया है कि गरीबी को समाप्त करना है। जैसे कि आपको पता है SDG गोल भी है ये। तो ये क्या काम करता है, IDA ये लोन देता है। और ये जो लोन देता है ये किस चीज़ के लिए देता है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि जो लिविंग कंडीशंस हैं, लोगों का रहने का स्तर है वो इम्प्रूव हो। साथ साथ में ये इनइक्वालिटीज़ को कम करता है, असमानता को कम करता है। और ये पुअर कंट्रीज जो होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, उनको लोन देता है। 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देता है और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। इसलिए हम इसको IDA को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। मतलब ये एक बहुत उदारवादी खिड़की के तौर पे देखा जाता है और ये जो है काफ़ी कम रेट पे लोन देता है। तो मैंने आपको IDA के बारे में बताया। उसके बाद एक इस्टेब्लिशमेंट, तो IDA का इस्टेब्लिशमेंट आप ध्यान रखना 24 सितंबर 1960। और इसका जो प्रशासन किया जाता है, राइट, ये प्रशासन किया जाता है IBRD के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। उसके बाद हम बात करेंगे IFC की बात करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये 1956 में बना है। ये देशों के प्राइवेट कंपनीज को लोन देता है। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूशन है इसका वो है मीगा। तो जो मीगा है वो, मीगा के साथ सबसे खास बात है कि ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ये। तो ये जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है जिसे मीगा कहते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो 1988 में हुआ है, ये क्या करता है, जैसे कि आपको नाम से पता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये गारंटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैंने आपको मीगा के बारे में बताया कि मीगा जो है एक इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर को गारंटी प्रोवाइड करता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे ICSID, ठीक है। उसके बाद हम 5वां जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात करेंगे, ICSID 1966। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये ICSID जो है ये क्या काम करता है, ये जैसे कि नाम से पता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये डिस्प्यूट कह सकते हैं सेटलमेंट करता है, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का। और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो मैंने किस किस की बात की, 5 इंस्टीट्यूशन। एक तो IBRD हो गया, एक IFC हो गया, एक IDA हो गया और उसके बाद मीगा हो गया। तो भारत इन चारों का फाउंडर मेंबर है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो ICSID, भारत उसका मेंबर नहीं है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। ये एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं, हम GIF की बात करते हैं कि GIF क्या है। GIF का मतलब होता है द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, राइट। ये द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, इट इज़ अ ग्लोबल ओपन प्लेटफॉर्म, राइट। इट इज़ अ ग्लोबल ओपन प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल ओपन प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में, PPP के मोड में, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए है। और ये अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक ने टारगेट किया है कि पूरी दुनिया में गरीबी को 2030 तक समाप्त करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ये एक SDG गोल भी है। अब एक सबसे खास बात यह है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का स्टार प्रोजेक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए है। और अगली बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है, जो 5 इंस्टीट्यूशन जिसमें है, ये जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनके 40% जो पॉपुलेशन है, जो गरीबी रेखा रह रहे हैं, नीचे की जो 40% है उनको कवर करता है, ताकि उनमें इक्वालिटी जो है मेंटेन हो, समानता उनमें स्थापित हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है कि वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें जो ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट है, एक तो ये जारी करता है ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट। दूसरा जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसको हम विश्व बैंक विकास, जिसको हम विश्व विकास रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। कब पब्लिश करता है? एनुअली पब्लिश करता है। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसका थीम 2022 का क्या है? वो है फाइनेंस फॉर एन इक्विटेबल रिकवरी। आपको ध्यान रखना है, फाइनेंस फॉर एन इक्विटेबल रिकवरी जो है वो उसका थीम है इस बार का। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वो ग्रीन इंडेक्स है। ग्रीन इंडेक्स 2009 में लॉन्च किया गया था, लॉन्च इन 2009। इट इज द फर्स्ट एवर इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स, राइट, that allows investor to track the carbon efficiency of companies, right? So आपको ये समझना है कि ये जो ग्रीन इंडेक्स है ये 2009 में आया है, पहला ऐसा रिपोर्ट है जो कि इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स है ये, जो कि इन्वेस्टर को ट्रैक करने के काम आता है कि वहाँ पे कार्बन एफिशिएंसी कैसी है इमर्जिंग इकोनॉमीज की। तो मैंने आपको क्या बताया? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्रीन इंडेक्स, उसके बाद इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये भी जारी की जाती है। ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ट्वाइस ईयर पब्लिश की जाती है, जनवरी और जून में। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापार सुगमता इंडेक्स जो होती है, और ये सितंबर 2021 से वर्ल्ड बैंक ने इसको डिसकंटिन्यू किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल में कुछ रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की गई हैं, तो जैसे कि रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, उसके बाद ये जो रिपोर्ट है मतलब जो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है उनके नाम बता रहा हूँ। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये एक रिपोर्ट है, आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड बैंक की है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमीज का जो क्लासिफिकेशन किया है वो 4 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया है जुलाई 1, 2011 को, और ऐसा अपडेट हमेशा होता है, जुलाई 1 को होता है, हमेशा हर साल होता है ये। तो उसमें 4 इनकम ग्रुप कंट्रीज होते हैं। लो इनकम ग्रुप होता है, दूसरा लोअर मिडिल इनकम होता है, तीसरा अपर मिडिल इनकम होता है, और चौथा हाई इनकम कंट्रीज होते हैं। तो भारत जो है लोअर मिडिल इनकम में है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर हम जीडीपी के हिसाब से उसका रैंकिंग देखेंगे तो पहला जो जीडीपी के हिसाब से रैंकिंग, पहला यूएस का है, दूसरा चाइना का है, तीसरा जापान का है, चौथा जर्मनी का है, 5वां यूके का है और 6वां इंडिया का है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2030 तक भारत जो है एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा और भारत जापान को सरपास करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर हम पीपीपी के मॉडल पे कहेंगे, पावर परचेजिंग जो कह सकते हैं पेरिटी के हिसाब से जो है, तो पहला चाइना है इसमें, दूसरा यूएसए है, थर्ड इंडिया है और चौथा जो है आपका जापान है। तो मैंने जो है आपके क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है आपको कि भारत IBRD, IDA, IFC, मेगा सबका मेंबर है, ICSID का नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो मैंने आपको बताया। तो जिस तरीके से मैं ये रिवीजन आपका कर रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुनते हैं तो ये निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा कि सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हों और आप सुने उनको, और सुनने से ही जो है आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।